आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज का यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। भगवती चरण वर्मा का काव्य संग्रह इसमें कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि यह महादेवी वर्मा की रचना है और विकल्प ए के साथ आप गए प्रेम संगीत, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रेम और मस्ती का विधारा के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रेम और मस्ती का विधारा के अंतर्गत नहीं आने वाले कवि इसमें चयन करना है। तो बालकृष्ण शर्मा, नवीन, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्लांचल, ये तीनों लोग आएंगे, जबकि यह राष्ट्रीय काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले रामधारी सिंह दिनकर, डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस कवि की प्रसिद्ध रचना है। यानी आपको बताना है कि पुष्प की अभिलाषा कृति के रचनाकार कौन है। और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट किया माखनलाल चतुर्वेदी जी को तो बिल्कुल भैया राइट आंसर के साथ हैं, बी विकल्प आपका एकदम सही जवाब है। तो फटाफट आंसर के साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर कृत नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें से कौन सी रचना है जो दिनकर की नहीं है, यह आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि हुंकार, रेणुका और विपथगा ये दिनकर की रचनाएं हैं, तो विकल्प बी के साथ आप गए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि उर्वशी का वर्ण विषय क्या है। तो उर्वशी का वर्ण विषय आपको बताना है और अगर आपने उर्वशी का वर्ण विषय बताया कामाध्यात्म, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप, डी विकल्प का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरेंद्र शर्मा की नहीं है। तो नरेंद्र शर्मा की रचना इसमें कौन सी नहीं है, तो विकल्प इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, लाल चुनर। अगला प्रश्न है श्री सुमित्रा नंदन पंत के किस काव्य संग्रह पर सर्वप्रथम प्रगतिवादी आंदोलन का प्रभाव नजर आया है। तो इसका विकल्प जो है ए युगवाणी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सोहनलाल द्विवेदी जी को किस धारा का कवि माना गया है। सोहनलाल द्विवेदी जी को किस धारा का कवि माना गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी राष्ट्रवादी काव्य धारा, विकल्प सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि छायावाद के समानांतर चलने वाली राष्ट्र सांस्कृतिक धारा के अतिरिक्त एक अन्य काव्य धारा थी, वह कौन सी थी, इसका आपको जवाब बताना है। अगर उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया है प्रेम और मस्ती की काव्य धारा, विकल्प ए, तो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि अंचल किस साहित्यकार का नाम है। तो आप जानते हैं रामेश्वर शुक्ल का नाम अंचल उपनाम है, डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है कि दिनकर जी की रेणुका की विधा क्या है। तो दिनकर द्वारा लिखी गई जो रेणुका कृति है यह काव्य विधा की रचना है, विकल्प ए के साथ आप गए बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में छायावाद का घोर समर्थक पत्र इसमें से कौन सा था, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने इसके उत्तर में चयनित किया है जागरण, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। तो एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है, इसका आपको जवाब बताना है और उत्तर में आपने चयनित किया विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी, तो बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है। छायावाद को मधुचर्या कहने वाले आलोचक कौन हैं। और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं।
अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्राधार कौन है। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्राधार आपको चयन करना है, और अगर आपने उत्तर में चयन किया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को तो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि ओज और पौरुष के कवि कौन कहे जाते हैं। ओज और पौरुष के कवि कौन कहे जाते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने रामधारी सिंह दिनकर उत्तर इसमें से सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कोयला और कवित्व किस कवि की कृतियां हैं। कोयला और कवित्व कृतियों के रचनाकार आपको बताना है। कोयला और कवित्व कृतियों के रचनाकार अगर आपने चुना है विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर को, तो भैया सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर की प्रथम कृति कौन सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई प्रथम कृति इसमें आपको बताना है, और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट किया प्रणभंग विकल्प सी तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंधकार दूर था झांक रहा सूर था, इन पंक्तियां के रचनाकार आपको बताना है। पंक्ति किस कवि की है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने इसको सेलेक्ट किया है श्याम नारायण पांडे जी को तो एकदम सही जवाब के साथ हैं, डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कर्ण के जीवन पर आधारित महाकाव्य कौन सा है। तो कर्ण के जीवन पर आधारित महाकाव्य इसमें आपको चयन करना है, और आपने विकल्प ए बी सी तीनों को नजरअंदाज करके विकल्प डी को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका रसमरथी। अगला प्रश्न है कि दिनकर की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई वह कौन सी रचना है जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और अगर आप उत्तर में सेलेक्ट कर रहे हैं उर्वशी को तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि दूध बतासा बाल कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। तो दूध बतासा बाल कविता संग्रह लिखने वाले हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, बी विकल्प इसका राइट है। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्धि का आधार कविता कौन सी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्धि का आधार कविता कौन सी है। और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया है झांसी की रानी विकल्प सी को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह इसमें से कौन सा है। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह आपको बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए। अगर आपने उत्तर में चयनित किया है कुमकुम को तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि धूम्रवलय रचना के रचनाकार कौन है। धूम्रवलय रचना के रचनाकार आपको बताना है, और धूम्रवलय रचना के रचनाकार आपने बताया माखनलाल चतुर्वेदी को तो बिल्कुल सही जवाब है आप। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि इसमें से कौन नहीं है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि कौन नहीं है इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने उत्तर में चयनित किया रामेश्वर शुक्लांचल को तो ये प्रेम काव्यधारा के कवि हैं, विकल्प डी के साथ आप गए, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है प्रथम रस्म का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है इसका आपको जवाब बताना है। तो फटाफट उत्तर ट्रिक करिए। अगर आपने उत्तर में ट्रिक कर लिया सुमित्रानंदन पंत जी को तो बिल्कुल राइट आंसर है। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, छायावाद के 4 स्तंभों में एक स्तंभ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राक्षस विरुद्ध प्रव्यूह क्रुद्ध कप विषम यह पंक्तियां किसकी हैं। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था पंक्ति ली गई थी, तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब बनेगा यह पंक्ति है कामायनी से अवतरित पंक्तियां हैं, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञ का विलोम क्या होगा।
अभिज्ञ शब्द का विलोम आपको बताना है और अगर आपने अभिज्ञ शब्द का विलोम सेलेक्ट किया है विकल्प बी अनभिज्ञ, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आज खड्ग की धार कुंठिता पंक्ति है। आज खड्ग की धार कुंठिता, इन पंक्तियों के रचनाकार आपको बताना है और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया है पाल शर्मा कृष्ण नवीन जी को, विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची इसमें कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और अगर उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया है गर्दभ, तो गर्दभ गधे का पर्यायवाची होता है। बाकी भास्कर, अंशुमाली और आदित्य सूर्य के पर्यायवाची हैं। विकल्प डी के साथ आप राइट आंसर। अगला प्रश्न, छायावाद के बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है। तो छायावाद की जो बृहत्त्रयी है उसमें जयशंकर प्रसाद, सुमिंद्रानंदन पंत और निराला की गणना होती है, जबकि महादेवी वर्मा की नहीं होती है। महादेवी वर्मा को छायावाद की चतुष्टयी में गिना जाता है। इसके अलावा वर्मा त्रयी अथवा लघु त्रयी में जो है राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा को गिना जाता है। तो विकल्प डी के साथ भैया राइट आंसर पर हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी थी कल मिटे आज चली। इन पंक्तियों के पंक्तिकार कौन है या पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, किस कविता से ली गई हैं, इसका आपको जवाब बताना है और अगर आपने शांत गीत से इसको बताया तो बिल्कुल सही जवाब पर है। महादेवी वर्मा की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है घड़ी धीरे धीरे चलते, इसमें धीरे धीरे क्या है। तो घड़ी धीरे धीरे चलती है, तो चलना क्रिया की धीरे धीरे क्या है, विशेषता बता रहा है। तो अगर आपने इसमें सेलेक्ट किया है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर है भैया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मोर का पर्यायवाची कौन नहीं है इसमें, इसका आपको जवाब बताना है। तो मोर का पर्यायवाची कौन नहीं है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप जानते हैं कि के की कलापी और शिखंडी मोर के पर्यायवाची होते हैं, जबकि तनया जो है या पुत्री के लिए प्रयुक्त होता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, माँ का हृदय उपन्यास के लेखक कौन है। तो माँ का हृदय उपन्यास के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा जी। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। अधैर्य का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। विकल्प बी इसका राइट है। अगला प्रश्न है कि एक फूल की चाह कविता है, एक फूल की चाह कविता के रचनाकार कौन है। तो इसका जवाब हो जाएगा सिया राम शरण गुप्त। विकल्प सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। देखिए, पुष्प की अभिलाषा जो है, पुष्प की अभिलाषा, इस कृति के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं और एक फूल की चाह कविता सियाराम शरण गुप्त की। सियाराम शरण गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। अगला प्रश्न है कि अस्थावर का विलोम आपको बताना है और अगर आपने अस्थावर का विलोम बता दिया है जंगम, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से चयन करना है और अगर आपने इसमें से शुद्ध वर्तनी के लिए विकल्प सी को चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि राम की गाय बहुत काली है, इसमें बहुत शब्द क्या है। राम की गाय बहुत काली है, इसमें बहुत शब्द आपको बताना है क्या है और अगर आपने इसको बता दिया है कि प्रविशेषण, जो देखिए विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो राम की गाय काली है, तो काली क्या है, गाय है। तो गाय की विशेषता कौन बता रहा है, काली, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। और इस विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, तो यह हो जाएगा प्रविशेषण। विकल्प डी के साथ आप गए, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लोटा शब्द क्या है। तो लोटा शब्द आपको बताना है और आपने अगर लोटा शब्द को बता दिया है देशज शब्द, तो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि आल्पीन शब्द क्या है। आल्पीन शब्द जो है यह हिंदी भाषा का शब्द न होकर के बल्कि पुर्तगाली भाषा का शब्द है। सी विकल्प इसका राइट है। अगला प्रश्न है कि मुक्त छंद की पहली कविता कौन सी है। तो मुक्त छंद की पहली कविता आपको बताना है और मुक्त छंद की अगर मुक्तक की पहली कविता आपने जूही की कली चुना तो बिल्कुल सही जवाब है। सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, परिक्रमा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, या परिक्रमा किसके काव्य संग्रह है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया है यह महादेवी वर्मा की रचना, तो सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट किया हिम तरंगिणी विकल्प बी को, तो सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि बादल किसकी कविता है, तो बादल कविता के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ कब से माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का प्रारंभ संवत 1975 ईस्वी से माना जाता है। छायावाद के सीमांकन की सर्वमान्य समय सीमा क्या है, यह आपको बताना है। तो अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट किया 1918 से 1936 ईस्वी विकल्प सी को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि छायावाद का घोर समर्थक पत्र इसमें से कौन सा है, तो छायावाद का घोर समर्थक पत्र इसमें आपका जो है सुधा है, विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, यह किसने कहा है, तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही, इसका उत्तर आपने सेलेक्ट किया अगर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि छायावाद को शक्ति काव्य किस विद्वान ने कहा है, तो छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है, और उत्तर में आपने बताया कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में रचनाएं करने वाले रचनाकार कौन हैं, तो आप जानते हैं कि कलाधर उपनाम से रचनाएं करने वाले रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है, तो छायावाद की पहली रचना आपको बताना है। और अगर छायावाद की पहली रचना आपने बताया कामायनी, विकल्प सी को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की रचना इसमें आंसर। प्रश्न संख्या 67 है कि तुलसीकृत वह कौन सा ग्रंथ है जो उन्होंने गंभीर बीमारी से मुक्तार्थ रचा था, तो इसका जवाब हो जाएगा हनुमान बाहु, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है, रामचरितमानस के पहले टीकाकार के रूप में आपको बताना है। और अगर इसका उत्तर आपने चयनित कर लिया है रामचरण दास को, विकल्प डी के साथ हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं हम लोग कि रामायण महानाटक के रचनाकार कौन थे, तो अगर आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके प्राणचंद्र चौहान को चुना है, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अग्रदास जी ने किस नाम से स्वयं को सीता जी के सखी के रूप में संबोधित किया, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प डी को छोड़ करके विकल्प सी चयनित किया अग्र अली के नाम से, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 71, राम कथा का आदि स्रोत किसे माना जाता है, तो राम कथा का आदि स्रोत ग्रंथ माना जाता है वाल्मीकि रामायण, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना रसखान की नहीं है, तो दान लीला, अष्टयाम और सुजान रसखान तीनों रचनाएं रसखान की हैं, इसका राइट आंसर बनेगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि मीरा के पदों की भाषा को माना गया है, तो मीराबाई की जो पद हैं वह राजस्थानी भाषा के साथ ब्रज भाषा का मिश्रण है, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मीरा द्वारा रचित ग्रंथों में प्रमुख क्या है, तो मीरा द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं इनमें प्रमुख क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और गीत गोविंद की टीका सभी रचनाएं मीराबाई की हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामानंद प्रवर्तित संप्रदाय, रामानंद जो संप्रदाय है इसका विलयन किस संप्रदाय में हुआ, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने श्री संप्रदाय सेलेक्ट किया है विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 76 है कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करने वाले हैं श्री संत जम्भनाथ महोदय, विकल्प बी इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि श्री संप्रदाय के अंतर्गत उनके आराध्य निम्नलिखित में से कौन है? तो श्री संप्रदाय में उनके आराध्य नारायण है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है साधना की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मार्फियत और हकीकत का संबंध क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा यह सूफी साधना से संबंधित हैं, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूफी प्रेमाख्यानकों की रचनाओं की भाषा क्या है? इसका जवाब हो जाएगा ज्यादातर वे रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई हैं, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो सबसे पहले स्वर्ण युग कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय, विकल्प ए इसका राइट। अगला प्रश्न है कि अली किस कवि के पिता का नाम था? अली किस कवि के पिता का नाम था? इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर आपने सेलेक्ट किया है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने का सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन हैं? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, यह कथन किसका है? तो इसका जवाब हो जाएगा यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है। भक्ति काल की समय सीमा इसमें आपको बताना है। तो भक्ति काल का समय इसमें है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाए 1318 से 1640 तक। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रहमान रचित कौन सा ग्रंथ है जो आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना माना जाता है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने संदेश रासक चुना है तो सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विसल देव रासो मूलतः क्या है? तो विसल देव रासो पूर्ण रूप से एक गेय काव्य है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, विकल्प बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य की रचना की? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ए ब्रजयान। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के सर्गों को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो के जो सर्ग हैं वो समय कहलाते हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का विकल्प ए अपभ्रंश। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए और इसमें अगर आपने विकल्प ए को चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है फिर शुद्ध वर्तनी चयन करना है और इसमें शुद्ध वर्तनी आपकी विकल्प सी हो जाएगी प्रज्वलित। 94 की शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है तो इसमें जो है संस्करण, विकल्प ए इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 95 में सही वाक्य का शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने चयनित किया है डाल पर चिड़िया बैठी है, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चरण कमल बंधो हरिराई पंक्ति जो है किसकी है? तो चरण कमल बंधो हरिराई यह पंक्तियां सूरदास की। अगला प्रश्न है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गाँव, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्ति लिखी गई है रसखान द्वारा। और अगला प्रश्न है कि अर्धकथानक आत्मकथा किसकी है? तो अर्धकथानक आत्मकथा के लेखक हैं बनारसी दास जैन। रुक्मिणी मंगल किसकी कृति है? तो रुक्मिणी मंगल के रचनाकार अगर आपने मीराबाई को सेलेक्ट किया है तो ये विकल्प के साथ राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस का रूपात्मक ढांचा लिया है,
तुलसीदास ने रामचरितमानस का रूपात्मक ढांचा लिया है, विकल्प जायसी से, विकल्प राइट। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनमानवीय आंदोलन है, यह अभिमत किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि चीत स्वामी किस काव्यधारा के कवि हैं? तो चीत स्वामी अष्टछाप काव्यधारा के कवि है, विकल्प ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को कहा जाता है, तो तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा जाता है, जबकि रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि और अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरगीतिका का बादशाह कहा जाता है, और पुष्पदंत अभिमान मेरु कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो रामचरितमानस का प्रधान रस आपको बताना है, और इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी, शांत रस। अगला प्रश्न है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रचित राम कथा रचनाएं नहीं हैं इसमें से, तो इसमें भरत मिलाप और अंगद पैज राम कथा से संबंधित है, ज्ञान मंजरी हितोपदेश राम कथा से है, और कवित रत्नाकर विकल्प इसका जो है आपका रास पंचाध्यायी, विकल्प डी इसका राइट है। अगला प्रश्न है कि असंगत कथन का चयन करना है, तो इसमें से असंगत कथन आपका जो है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक सूरदास हैं, क्या कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि भक्त का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, और इसका विकल्प आपने अगर चयनित किया है श्वेता श्वेतर उपनिषद, विकल्प ये तो बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है कि माधवाचार्य का दूसरा नाम क्या है? तो माधवाचार्य जी का दूसरा नाम आपको बताना है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प ये अनंत हो तो बिल्कुल राइट है, इस आते हैं। अगला प्रश्न है स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, या पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा मीराबाई। अगला प्रश्न है कि रसखान का पूरा नाम क्या है? तो रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम। और प्रश्न संख्या 112 के किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाया? तो रामचरितमानस को पहली बार रसखान को सुनाया, यह उल्लेख मिलता है मूल गोसाई चरित्र में। अगला प्रश्न है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वार्य, या पंक्तियां किसकी हैं? तो रसखान के संदर्भ में यह पंक्तियां कही गई हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि रसखान के गुरु कौन थे? रसखान के गुरु कौन थे, इसका आपको नाम बताना है, और अगर प्रश्न संख्या 114 का जवाब आपने विठल नाथ सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रसखान की अंतिम कृति कौन सी है? तो रसखान की अंतिम कृति है प्रेम वाटिका। मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मीराबाई की मृत्यु हुई थी रणछोड़ मंदिर में, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि नंददास का कौन सा ग्रंथ रोला छंद में लिखा गया है? तो नंददास द्वारा लिखा गया रास पंचाध्यायी रोला छंद में। अगला प्रश्न है कि जुगलमान चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो जुगलमान चरित ग्रंथ लिखा गया है कृष्णदास द्वारा। अनेकार्थ माला व नाम चिंतामणि माला ग्रंथ के लेखक कौन? इसका आपको जवाब बताना। अनेकार्थ माला व नाम चिंतामणि यह ग्रंथ लिखा गया है नंददास द्वारा, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 84 वैष्णवन की वार्ता किस विधा की रचना है? तो यह जीवनी विधा की रचना है, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किससे है? इसका आपको जवाब बताना है, संप्रदाय से है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया राधा वल्लभ संप्रदाय, विकल्प डी। और अगला प्रश्न है कि रामानंद ने पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? जवाब हो जाएगा विकल्प सी रामायण। और अगला प्रश्न है कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है, ज्ञान के बिना अंधा, और भक्त के बिना हृदय विहीन, क्या निष्प्राण रहता है, मैं वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जवाब हो जाएगा धर्म।
विकल्प बी इसका राइट। अगला प्रश्न है कि रेलगाड़ी शब्द कैसा है, तो रेलगाड़ी शब्द जो है यह हाइब्रिड शब्द, इसका राइट है। अगला प्रश्न है कि भाववाची में क्रिया होती है, तो भाववाची में आकर्मक क्रिया होती है। तो साथियों आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बने बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।